जो कुछ भी इंडिया में अभी चल रहा है वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अच्छा खासा कनेक्ट है ग्लोबल इवेंट्स को लेके। एक दिन ऐसा आएगा कि $1 का दाम ₹150 हो जाएगा। एंटायर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैपनिंग हो रही हैं अभी, सेंटर इज ईरान वॉर। क्या सोना और चांदी का दाम घटेगा? सो ओवर द लास्ट 3 years प्राइसेस हैव डबल्ड, बट स्टार्टिंग ऑफ ईरान वॉर वी सॉ गोल्ड प्राइसेस कमिंग डाउन। सुनील धवन जी हमारे साथ है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ये जर्नलिस्ट हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल कि अभी देश में बहुत कुछ चल रहा है। मोदी जी ने एक भाषण दे दिया जिसमें उन्होंने बोला कि वार्निंग दी एक तरीके से, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि गोल्ड 1 साल तक मत खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के काम करना ताकि पेट्रोल और डीजल का यूज़ ना हो ज़्यादा। और अभी हमने देखा भी कि ₹7 लगा, मतलब पेट्रोल और डीजल का दाम जिस तरीके से अभी आसमान छू रहा है, ठीक है, बहुत लोग घबरा गए हैं। गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोग और खरीदने लगे, बिकॉज इंडियंस का ये एक चीज़ होता है कि हम पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं, है ना। हम गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदने लगे। तो मोदी जी ने ऐसा कहा क्यों है और क्या चल रहा है इंडियन फाइनेंस सेक्टर में? देखिए, जो कुछ भी इंडिया में अभी चल रहा है वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अच्छा खासा कनेक्ट है ग्लोबल इवेंट्स को लेके। सो अगर मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड 1 साल के लिए हम पोस्टपोन करें अपनी बाइंग, तो उसका जो कारण है वो डायरेक्टली आ जाता है अपने ईरान वॉर पे। अगर हम ईरान वॉर की बात करें तो ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद जो ऑयल प्राइजेस थे वो अंडर $70 थे इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आज $120 तक भी टच करके, सो अबाउट 30 to 40% ऑयल प्राइस में इंक्रीज हम देख रहे हैं। नो, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है अगर हम दोनों चीज़ों को देखें, बिकॉज इंडिया मेजरली ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है और गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो हमारा 80 to 85% ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ इंडिया वो ये दो मेजर कमोडिटीज कंपोनेंट्स में जाता है, और भी चीज़ें लेकिन हम लोग इंक्लूडिंग यस अदर थिंग्स ऑल्सो, बट मेजरली इन दोनों में जाता है। सो ऑयल से एंड तो जैसी प्राइस इंक्रीज हुआ वो हम देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी अपने पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस में। इसमें गवर्नमेंट, मैं ये भी कहूँ कि कहीं ना कहीं वो सब्सिडाइज भी करती रहती है, बट कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्राइस फ्लोर ऊपर करने के लिए, तो इसलिए प्राइस इंक्रीज हम देख रहे हैं। जहाँ तक गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं, अबाउट 700 टन ऑफ गोल्ड इज इम्पोर्टेड एवरी ईयर, ऊपर नीचे 600 500 700 टन इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंपोर्ट बिल है, और ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, तो कंजम्पशन इतनी हाई है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब इसमें हमें डॉलर स्पेंड करना है। अब डॉलर स्पेंडिंग के लिए हमें डॉलर्स हमारे पास होने चाहिए, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया की हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जब गवर्नमेंट ने देखा कि 700 बिलियन के करीब जो रिजर्व्स थे वो ईरान वॉर के स्टार्ट होने के बाद ही 100-150 बिलियन सडनली डिप्लीट हुए। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी शार्प फॉल दिखाता है, तो अब कहीं ना कहीं अगर हम एक हाउस होल्ड की फैमिली की भी बात करें तो कुछ जो मेजर कंपोनेंट में अगर हम देखें कि ज़्यादा गिरावट आ रही है, कि मेरी सेविंग्स कम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कटौती करते हैं। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 1 साल के लिए हम पोस्टपोन करें गोल्ड को। तो फॉरेन एक्सचेंज जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है, तो हम लोग भी तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, हाँ। बट टू दैट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसके ये दो मेजर कंपोनेंट्स जिसमें मेजर चेंजेस आए हैं। अच्छा। सो गोल्ड हमने इंपोर्ट भी अच्छा खासा किया, इंक्रीज हुआ, और ऑयल इंपोर्ट के ऑयल के प्राइसेस बढ़े, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा, ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ा। सो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हिट किया। अच्छा, ये फॉरेन एक्सचेंज जो हिट करता है तो हमारा रुपया गिरता ठीक है है ना। क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ बढ़ गई। जाती है। हमें ऑयल खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, इंपोर्ट करना है, तो हमें डॉलर देके, $1 से हमें लास्ट ईयर अगर मैं कहूँ 86 रुपीज़, आज 95-96 है, तो मैं 86 रुपीज़ दे के $1 खरीद रहा था। नाउ टुडे आई हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा 10 रुपीज़, सो इट इज़ 96 रुपीज़ टू बाई $1। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया, इंडियन रुपी वीक हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंडियन रुपी कभी फिर वैल्यू अपना पा पाएगा जिस तरीके से, नहीं, क्योंकि हमने लगातार देखा है डिप्रिशिएट ही हो रहा है। करेक्ट, वेरी राइट। ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली हम देखें तो 3 to 7% के बीच में डिप्रिशिएट होता रहा है, बिकॉज इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम एक्सपोर्ट की जो बिलिंग आ रही है, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आ रही हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है।
कंपेयर टू imports that we have, तो वो डिप्रिशिएट कर रहा है 3 to 7, बट दिस ईयर नाउ May 25 to May 26 if you look at the depreciation overall it is 12%. खास करके जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा गिरा है। तो कभी हम लोग ऊपर उठाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी बातें चलती है, तो उसमें ये भी सुना कि एक दिन ऐसा आएगा कि $1 का दाम 150 रुपया हो जाएगा, तो ना इतना डिप्रिशिएट करने वाले हैं। अब ऐसे में तो जाहिर हमें वो चीज़ें हमें देखना है जो फंडामेंटली कैसे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर एंड इंडियन रुपी को एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करती है, मेंटेन करती है। नॉर्मली आरबीआई हमेशा ये कहता है कि जो भी एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइन कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट, वो इंटरवीन बहुत रेयर करते हैं, एक्सट्रीम केसेस में करते हैं, करते जरूर हैं, और वो इंटरवीन करने के टाइम में दैट मीन्स वो डॉलर्स को मार्केट में छोड़ देते हैं सो दैट सप्लाई बढ़ जाए। हमारी गवर्नमेंट हम आरबीआई के रिजर्व्स की मैं जो बात कर रहा था, हाँ। तो वही रिजर्व से ही लेके वो मार्केट में ये रिक्वायरमेंट किसको आती है, बड़े कॉर्पोरेट्स को आती है, कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को, दूसरे बैंक्स को आती है, सबको अपने अपने जिनको भी डॉलर बिल में पेमेंट करनी है, अगर वो डॉलर की कमी हो गई इंडिया में, हाँ। तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, रुपये गिरेगा फिर। क्यों? क्योंकि $1 आज अगर खरीदने में जाऊं तो बैंक कहता है, बैंक से खरीदूंगा, ऑथराइज डीलर्स है, बैंक से 96 रुपीस। बट अगर बैंक्स को पता है कि डॉलर की सप्लाई और कम होने वाली है और उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो बैंक ने उसका रेट, मैं थ्योरेटिकली नहीं, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं कह रहा हूँ, थ्योरेटिकली उसको वो कहेगा 96 नहीं, मैं तो 100 रुपीज दोगे तब दूंगा डॉलर, तो वो और 4 रुपए और बढ़ा देगा। एग्जैक्टली, तो और डिप्रिशिएट होगा। लेकिन ये करेगा क्यों? अपने मुनाफे के लिए। अपने मुनाफे के लिए नहीं, डिमांड अगर उसको है और वो सप्लाई नहीं है, तो ही क्या कह रहा था कि आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करता है मार्केट में और वो फ्लो ऑफ डॉलर्स मार्केट में छोड़ देता है सो दैट बैलेंस बना रहे और वो सिचुएशन ना है कि डिमांड और उसकी बढ़ जाए और प्राइस वो और डॉलर का बढ़ जाए। तो आरबीआई भी इंटरवीन कर रहा है, अभी रिसेंटली भी इंटरवीन किया है, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगेन डिप्लीट होते हैं जिससे मार्केट में डॉलर आए। तो ये सिचुएशन फिलहाल 96 की है। अब कई और टूल्स हैं आरबीआई के पास भी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अर्न करने का एक एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले बहुत साल पहले लॉन्च की थी। तो उसमें क्या कि जितने इंडिया के एनआरआईज बाहर हैं उनको कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए इंडिया में इन डॉलर्स, हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे जो कि आपके कंट्री से ज़्यादा होगा। तो अभी दे रहे हैं वो, अभी वो स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, बट अगेन एज आई वुड से कि इट्स देयर इन द टॉक्स, मीडिया में एंड अदर प्लेसेस में बात हो रही है कि दिस इज द टाइम, प्रोबेबली द टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद द एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी अकाउंट डिपॉजिट स्कीम फॉर एनआरआईज। फॉरेन में उनको अगर 2 to 3% भी मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली नाउ स्लाइटली हायर, विद 3-4% भी आ गया है, तो यहाँ उनको 5-6% अगर मिल जाता है, सो दैट डॉलर इनफ्लो विल कम इनटू इंडिया, एंड वो भी एक टूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर सकती है। लगता है वैसे अभी आने वाला है, मतलब हाल के दिनों में, कुछ सालों में भी। देखिए, बिल, अगर मैं इंपोर्ट बिल की बात करूं, आज अगर ईरान वॉर भी की बात हो रही है, ठीक है, एक डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया है, इट ऑल द एंटायर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैपनिंग हो रही हैं अभी, इट द सेंटर इज ईरान वॉर। अगर ईरान वॉर की सोल्यूशन कुछ निकलता है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैव टू कम डाउन to bring down the inflation and other asset prices. So सारा अभी center is the Iran war. अच्छा, आपने बोला कि हमारा ऐसे स्कीम अगर बनता है कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए मुनाफा करेगा, लेकिन अभी स्कीम नहीं आई है। लेकिन एक बात जो भी देखी जा रही है कि हम ज़रूर इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस के शेयर्स में बहुत ज़्यादा। मतलब अभी अगर बात की जाए तो आरबीआई के डेटा के हिसाब से भारतीय लोग फॉरेन के शेयर बाजार और फंड्स में तेजी से पैसा लगा रहे हैं। LRS स्कीम के तहत ये इन्वेस्टमेंट 43.7% तक बढ़ गई है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये देश का इतना सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, शेयर बाजारों में जा रहा है। करेक्ट। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं कहूँ, हाँ, तो आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई अमॉन्ग सेक्टर्स, diversify among different market cap stocks like small cap, mid cap and large cap, also at the same time geographically. So this is what the basics of financial investment is, कि diversify करना है।
अब डिपेंड करता है कि आप सिर्फ अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट, इंडियन सेंसेक्स स्टॉक्स एंड द निफ्टी स्टॉक्स में लगा रहे हैं या उसको बाहर के मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी लगा रहे हैं कि नहीं। ये इंडिया में अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहा है। ऑप्शंस कम है अच्छा, टू इन्वेस्ट अब्रॉड। देयर आर ऑप्शंस बट इतना मास स्केल में नहीं आए हैं। लेकिन बढ़ी तो है ना इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप जनवरी फरवरी मार्च का जो फिगर बता रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल हो चुका है। अच्छा, It's double. So 43% is year on year. So last year से अभी nearly 50% jump हम देख रहे हैं। Indians are investing abroad. अगर मैं इसी साल के जनवरी फरवरी मार्च डाटा यूज़ करूं तो जनवरी में जितना इन्वेस्ट कर रहे थे उससे डबल मार्च में कर चुके हैं। द पॉइंट इज, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में कहें तो मेजरली यूएस स्टॉक मार्केट एंड यूएस स्टॉक मार्केट ओवर द लास्ट 1 year 2 year 3 years हैव एक्चुअली गिवन very high returns, good returns, decent returns compared to like Indian markets. They have their own reasons. वहाँ पे ज़्यादा AI stocks हैं, जो tech leaders हैं, जो Magnificent 7 companies हैं, majorly उन्होंने return दिया है, but end of the day as an investor wants returns in their portfolio. तो जिन्होंने वहाँ 3 साल 5 साल पहले invest किया, they are sitting on good profits. अब वो चीज़, because now Indian markets are not giving that high kind of high returns, people have started exploring other global markets also. अभी जिस तरीके से इंडिया के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग बातें बना रहे हैं कि मार्केट डाउनफॉल में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अभी मार्केट उथल-पुथल में मचा हुआ है। लेकिन लोगों ने पैसा अपना लगा रखा है एसआईपी में, एफडी में, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट में, एवरीवेयर। अब अचानक से ये बात भी उठी थी कि पैसा निकाल लो जितना भी बचा, अदरवाइज वो भी चला जाएगा। जितने पैसे अभी हैं हमारे पास, मतलब इन्वेस्टेड हैं, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसको भी निकाल लो। क्या अभी निकालना सही रहेगा या फिर लेट इट बी? नहीं बिल्कुल। देखिए पॉइंट ये है कि आप की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स होगी। अगर वो है और एसेट एलोकेशन आपने कर रखी है, तो अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करूं टू स्टार्ट विद, एसआईपीज अगर आपने किसी ने इन्वेस्टर ने स्टार्ट की हुई हैं, अब वो एसआईपीज उन्होंने कब स्टार्ट किए हैं? पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, डिपेंड्स, या पिछले 10 साल से, 15 साल से। अगर पिछले 3 साल से जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर प्रॉब्ली सिटिंग एट अ लॉस, तो उन्होंने 10,000 20,000 50,000 पर मंथ अपनी सेविंग चल रही है, बट नाउ दे आर लुकिंग एट मार्केट्स हैव फॉलन, सो देयर एसआईपी फंड वैल्यू या तो नेगेटिव है या 2-3-4% है। तो अब द क्वेश्चन इन देयर माइंड इज कि एसआईपी का मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा, मैंने इतनी जो सेविंग की है क्या फ़ायदा? दैट्स purely because of 2 things. One, markets have actually fallen, and 2, they are just new investors and looking at 2 to 3 to 5 years of returns. तो SIP और equity markets don't work over short periods. अगर वो 3 साल 2 साल में मार्केट ऊपर चली गई, it's good thing to have, वो उनका गुड लक समझे वो, but historically it has been established through various studies that equities work over long period. तो जो 10 साल से इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको At टेंशन least नहीं 8 years, 10 years, that kind of a horizon is required for SIP investors to gain, I would say, to get some kind of a positive return and a reasonably 10 to 14% of returns. 10 to 14% of returns अगर वो हम टैक्स हटा के भी देखें तो इन्फ्लेशन से इट्स एटलीस्ट 7 to 8% ऊपर। दैट्स द रियल वेल्थ दे आर क्रिएटिंग कंपाउंडिंग के थ्रू। तो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं। एब्सोल्युटली। मुझे देखिए, अगर मैं अब ये पर्सनली अगर मुझसे पूछ रहे हो तो जब भी मार्केट में क्रैश आता है, डिप्स आते हैं, करेक्शंस आते हैं, अच्छा ये भी बोला जाता है कि जब मार्केट डाउनफॉल में हो तब इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। सो मैनी एट टाइम्स आई हैव सीन मैनी स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू दैट। जिस दिन क्रैश आता है, मार्केट डिप करती है 10%, 4%, 6%, तो वो उस दिन और बाई करते हैं एसआईपी के सेम पोर्ट अपने फोलियो में और इन्वेस्ट करते हैं। रीजन बीइंग दे आर नाउ बाइंग द सेम यूनिट्स एट ए मच लेसर कॉस्ट। जो मैं एनईवी गिर गई ना, जो मैं 15 रुपए में खरीद रहा हूँ वो 10 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपकी एवरेज होगी 12 अप्रॉक्सीमेटली। जो आपकी 15 की एनईवी मार्केट में चल रही है, गिर के वो 10 हो गई, तो आपने उसको खरीदा 12 की एवरेज हो गई। सो यार एसआईपी का मेन पर्पज ही यही है। दो चीज़ें हैं, एक तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी इंडेक्स बोलें या इक्विटी मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म हैज शोन दैट इट ड्रिफ्ट्स अपवर्ड्स। अब वो अपवर्ड वाली जर्नी जो है इट्स नॉट लीनियर, वहीं पे डिप्स एंड करेक्शंस आएंगे। लास्ट अब एवरी 3-5-7 ईयर्स, 2020 में कोविड देखा हमने, उसके पहले कई और .com से शुरू करें हम, .com बस्ट हुआ 2000 में,
2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन मार्केट्स क्रैश लाइक एनीथिंग, अभी तो कुछ ऐसी चीजें हुई नहीं है लेकिन जहां ऐसा बोल रहे हैं लोग कि आ सकते हैं। वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। अब मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी टाइम करना चाहूं मार्केट को, टाइमिंग शुड नॉट बी डन बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स एटलीस्ट। तो दे शुड कंटिन्यूसली कीप बाइंग बिकॉज इट ड्रिफ्ट्स अपवर्ड्स। मार्केट करेक्ट होती है, फॉल होता है, वापस ऊपर आती है। अब वो कब आएगी नहीं आएगी, यू विल मिस द बस, फिर बाद में आप एंटर करोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट डू। दे शुड कीप कंटिन्यूइंग विद देयर एसआईपीज। क्रैश आया तो और बाई कर लें, सो दैट देयर गोल इज एटलीस्ट 10 years अवे। नाउ द वेल्थ दैट दे हैव क्रिएटेड थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स, वो कंपाउंड हो रही है। ओके, डिप भी हुआ है, करेक्शंस भी आए हैं, फंड वैल्यू गिरी भी है, बट इट्स द मार्केट, द हिस्ट्री हैज शोन दैट वापस अपटर्न भी आता है, अपसाइड आता है। हमेशा डाउनफॉल में नहीं रहेगा। करेक्ट। ज़रूरी नहीं है। तो अभी लोगों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी या फिर एफडी? जिस तरीके से अभी बहुत लोग सेफ एक प्ले भी देखना चाहते हैं कि एफडी में कर लो, देखिए, क्योंकि अब हाँ। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमारे देखिए, पास उतने चांसेस नहीं रहे। ये तरीका ही गलत होता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में बेस्ट है। रेदर इट शुड बी कि मैं अपने एसेट्स को, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, कि आप डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें ओके, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड द गोल्स का ड्यूरेशन ऑफ द गोल्स। सो समबडी लाइक हु इज 30 टुडे, रिटायरमेंट के लिए, अपने हाउस के डाउन पेमेंट के लिए है, बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज के लिए है, दैट काइंड ऑफ गोल्स हैव टू बी फिक्स्ड फर्स्ट। उसके बाद वो एसेट्स में, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरा गोल सिर्फ 3 to 5 years में मेरे को डाउन पेमेंट हाउस की लेनी है, आज की डेट में आप देखें तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप सो ह्यूज, तो वो आपको 20-30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जब देनी है, मोर देन दैट, तो उसके लिए आपको इक्विटी मार्केट नहीं हेल्प करेगा, तो वहाँ पे आपको इक्विटी एंड डेट भी हेल्प करेगा, हाइब्रिड स्कीम्स। क्योंकि अब अगर होम बाइंग आफ्टर 5 years सोच रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन, तो उसमें यू कैन नॉट टेक 100% एक्सपोजर टू इक्विटीज, यू शुड नॉट। तो उसमें कहीं ना कहीं डेट का भी प्ले है, इसीलिए एसेट एलोकेशन में देखें। सो गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो वहां लगाएं। सीनियर सिटीजन्स हैं तो मेजर पोर्शन विल गो इनटू डेट। यू आर यंग, स्टार्टिंग अर्ली नाउ, मच ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू एक्विटीज। ओके। तो अभी जिस तरीके से अगर मैं इन्फ्लेशन की भी बात करूं और मैं एफडी की जिस तरीके से बात करूं, जितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है और जिस तरीके से जिस परसेंटेज में हमारा इन्फ्लेशन जा रहा है ना, ये दो बहुत ही एक क्रैश एक मूवमेंट है, क्योंकि एफडी 6% है, इन्फ्लेशन 12% है। व्हाट विल I'll be getting return then. There's no smooth something. तो इस पर फिर क्या सॉल्यूशन है? एज एन इन्वेस्टर यही देखना है हमें कि रियल रिटर्न हम कितना बना रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। रियल रिटर्न मीन्स माइनस द इन्फ्लेशन। तो अगर मैं 6% बैंक की एफडी करता हूँ, 6% मिलता है मेरे को, और साल के बाद मुझे 6% उसका इन्फ्लेशन पता चलता है कि मार्केट में रहा है, तो मेरा रिटर्न इज 0। एग्जैक्टली। तो वही, अगर अब नॉर्मल इन्फ्लेशन इंडिया में कहा जाता है कि जो CPI एंड WPI वो 6 to 7% है, बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसको हम कहें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, वो कैन गो एज हाई एज 10-12%। शौक की बात करें, शौक की भी बात करें, लाइफस्टाइल में सिर्फ एक वर्ड है लाइफस्टाइल, बट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, बाकी जो चीज़ें हैं इमरजेंसी, हाँ, तो वो चीज़ों का तो उसमें 12% तक का, तो कहीं ना कहीं आपको 8 to 9% इन्फ्लेशन लेके चलना चाहिए कंजर्वेटिवली, कि 9% इन्फ्लेशन आप फिर कोई एफडी में इन्वेस्ट नहीं करने का सोच रहा है। बट एफडी में नॉर्मली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 year old, 30, 35, 40 year old हु वांट्स टू बिल्ड वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म, वो कर सकता है, वो ना करे। अच्छा, वो नहीं बैंक एफडी में ना करे, क्योंकि उसको वो 7% मिल रहा है, 7% इन्फ्लेशन है। वो किनको चाहिए? जो नॉन टैक्स पे ही हैं या लोअर टैक्स ब्रैकेट में रिटायर्ड एंड सीनियर सिटीजन्स हैं, और वही करते भी हैं, उनको एक फिक्स्ड मंथली इनकम चाहिए, तो बैंक सेफ उनको मिल जाता है वहां से रिटर्न। फॉर अदर पीपल जिनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, बैंक एफडी शुड बी अवॉइडेड अनलेस दे हैव ए शॉर्टर ड्यूरेशन गोल्स टू बी मेट। अच्छा, डू यू थिंक कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट और घटाने वाला है, बिकॉज मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है? द बिग पिक्चर इज कि ये सब 2-3 महीने बिफोर द ईरान वॉर कहानी पूरी ग्लोबली अलग थी। इंटरेस्ट रेट्स वर एक्सपेक्टेड टू बी कट अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज, यूएस में भी हम ये सब यही सोच रहे थे, इंडिया में भी, लेकिन बिकॉज ऑयल प्राइसेस गॉन अप, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप। विद इन्फ्लेशन गोइंग अप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
or the central banks, they will have to increase interest rates. तो और बढ़ाएंगे फिर वो, हाँ, जैसे कि अभी 6% मान लो दे रहे, तो फिर वो 8-9% तक जा सकता है। करेक्ट। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी इज ओनली गुड फॉर योर एफडी होल्डर्स, ओके, क्योंकि उनको एफडी, बैंक की एफडी के हाई इंटरेस्ट रेट मिलेंगे उन्हीं को, बाकी सबको वो नुकसान ही है एक तरफ से। कैसे? कंपनीज को नुकसान है, स्टॉक मार्केट को नुकसान है, मतलब वो कैसे, क्या वो करता है ऐसे, कैसे? बिकॉज ये बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई ना आपकी, जो आपके होम लोन ईएमआईज हैं वो बढ़ गए, ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो बट आई एम नॉट सेइंग कि आरबीआई अभी जून की मीटिंग में ऐसा कुछ लेगा। वो हमें नहीं पता, बट येस देयर कैन बी ए कॉशनरी नोट कि बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, टू टेम इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं रेट 0.25 वगैरह चीज़ें या कुछ डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आरबीआई लिक्विडिटी कम करे मार्केट में। तो इसका मतलब ये भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही एक तरीके से। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई इंटरेस्ट रेट पे आएगा इम्पैक्ट। अच्छा, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में बढ़ रहा है, बाकी इकोनॉमीज में बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। अच्छा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं सामने की मंदी चल रही है, भले ही वो ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर देखी जा सकती है। आने वाले समय में कितनी नौकरियां जा सकती है? अगर हम ओरेकल की या दूसरी कंपनीज की भी बात करें, ये रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कंपनीज अपनी लैंग्वेज में कि रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। यस ठीक है, ले ऑफ्स हैं, ये दिस इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट नहीं हो रही है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग एवरी 3 to 5 years। ये टेक इंडस्ट्री में भी हमने देखा है, सब में देखा है, 3 to 5 years जो मेजर जो ले ऑफ्स काइंड ऑफ हम कहते हैं, ये 3 to 5 years में होता है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो उनके प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स इनटू एआई वो बहुत ह्यूज लेवल पे हैं, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग होती रहती हैं। तो इसका इम्पैक्ट अब इंडियन कंपनीज में डेफिनेटली क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया की कंपनीज जो हैं वो उनके एक ऑफशोर यूनिट्स भी हैं वहाँ पे अमेरिका में, तो सब कुछ लिंक्ड है उसमें। तो हमारी कंपनीज की भी अर्निंग्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो सब जितने टॉप इंडिया की कंपनीज हैं उनका बिजनेस भी वहीं से लिंक्ड है। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि जैसे जब कंप्यूटर आया था तब लोग बोल रहे थे कि अब तो कंप्यूटर ही काम करेगा, इंसान काम नहीं करेगा। नाउ एआई हैज कम, तभी लोग बोल रहे हैं कि एआई काम करेगा, इंसान काम नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, होना नहीं चाहिए। बट यस, जो अलग अलग स्टडीज इसमें आ रही हैं, कोई स्टडी कहती है कि एआई का इम्पैक्ट इन सेक्टर्स में आएगा, प्रोफेशंस एंड जॉब्स में आएगा। कोई स्टडीज कहती है नहीं, वो और एनहांस करेगा, वो न्यू स्किल्स डेवलप करके न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। सो ओवरऑल बिग पिक्चर अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स में आए हैं, प्रैक्टिकली लेऑफ्स हो रहे हैं तो उसमें नज़र आ रहा है, बट वो अलग लेवल पे हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अभी नीचे बाकी स्मॉल मिड एंड डिसेंट साइज कंपनीज में अभी तक वो नहीं आया, बट आप इसका इम्पैक्ट आ तो रहा है, डेफिनेटली है कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जर्नलिस्ट पे पड़ेगा? जर्नलिस्ट पे, कंटेंट क्रिएशन में, इन चीज़ों में ऑलमोस्ट पड़ सकता है, पड़ेगा डेफिनेटली, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में डेफिनेटली पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आज कोई भी कंपनी अगर चाहे तो एआई को यूज़ करके, एआई इज ऑलरेडी देयर राइट हियर, यूज़ करके अपने काम को एक न्यू डायरेक्शन दे सकती है, बट इट नीड्स मच बिगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। तो वो मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट आई सेड कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ अदर कंपनीज विल वांट टू सी कि इसका रियल इम्पैक्ट कैसा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज इट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट एट द इनिशियल स्टेज। क्या सोना और चांदी का दाम घटेगा? एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, साल भर के बाद जब सोना खरीदेंगे, क्या हम 1 लाख के अंदर क्या 1 लाख के अंदर हम लोग सोना खरीद पाएंगे? First half of 2026 was when we entered 2026. Exactly. 2025 में gold prices went up 60-65%. 2024 में उससे पहले भी I think 20-30%. So over the last 3 years prices have doubled. But starting of Iran war, we saw gold prices coming down. थोड़ा परसेंटेज था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। अब 1 लाख से हम लोग 1.5 लाख कैसे पहुंच गए नहीं पता चला, लेकिन अब 1,56,000 से अगर 1.5 लाख पे आ गए हम लोग फिर से, तो ये कांट से कि बहुत ज़्यादा बट उसी मोमेंटम से जब हम चल रहे थे 20% देन 60%, तो हमें और ऊपर जाना चाहिए था गोल्ड को, दैट वाज द मार्केट एक्सपेक्टेशन। लेकिन वॉर के बाद में प्राइजेस डिप्ड एंड नाउ ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही हैं। गोइंग फॉरवर्ड
इट ऑल डिपेंड्स अगेन बैक टू ईरान वॉर. तो ईरान वॉर की वजह से घटा है, ईरान वॉर की वजह से घटा है प्राइस. तो क्या डिपेंड करता है कि ईरान वॉर अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये और घटेगा, या फिर Very right. अगर बंद होगा तब बढ़ेगा फिर तब से? बढ़ेगा. तो मतलब कि साल भर के बाद भी ऐसा कुछ चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा. अब 2-3 चीज़ें इसी से सारी कनेक्टेड हैं. गोल्ड के प्राइस, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस आर आल्सो इम्पैक्टेड फ्रॉम यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स यूएस में, और ईरान वॉर. बट ईरान वॉर रुक जाती है तो ऑयल प्राइसेस गिरेंगे, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स जो अमेरिका में कट करने की उम्मीद थी वो कायम रहेगी, और इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे. ये तीनों चीज़ों होते ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की का डिपेंडेंसी है. इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स गोल्ड प्राइसेस विल गो अप फ्रॉम हियर, बट दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गोल्ड प्राइसेस एज ऑफ नाउ. तो ये गोल्ड प्राइस फिर बढ़ा क्यों था? ये अभी इन्फ्लेशन अभी आया है, ये फ्यूल चार्जेस जितने हैं वो अभी बढ़े हैं, ईरान वॉर अभी हुआ है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी वेरी हुआ गुड है। क्वेश्चन. ये अभी तुरंत हुआ है, हाँ, लेकिन हाँ, हम लगातार लास्ट देख 3 रहे हैं। years 2022 अक्टूबर तक गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मल फ्लैट रेंज पे चल रहे थे. आपको याद होगा रशिया ने पहला यूक्रेन पे इम्पैक्ट अटैक किया, उसके बाद वो एक ट्रिगर था, मेजर ट्रिगर वही था. रशिया के फॉरेन एसेट्स जो अमेरिका में हैं, अमेरिका ने फ्रीज कर लिए थे. उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड और एट द सेम टाइम यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक्सपैंड करता गया, उनकी बैलेंस शीट वीक होती गई और वो फिस्कल डेफिसिट उनका बढ़ रहा है. उनका डेट बर्डन, ओवरऑल डेट बर्डन वो बढ़ रहा है. $1 ट्रिलियन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स जा रहे हैं ना. क्या होता है कि जब ये, और इसीलिए बात शुरू हो गई थी डी डॉलराइजेशन की, कि पूरी ग्लोबल मार्केट में आज सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की वो डॉलर में होती है. करेक्ट. तो उसको अब चैलेंज के तौर पे अब इंडिया अगर चाहे रशिया से, तो वो या तो इंडियन रुपी में भी ट्रेड कर सकता है, बट नहीं, मैक्सिको से, वेनेजुला से, डिफरेंट कंट्रीज से. तो बिकॉज ऑफ डॉलर डोमिनेंस सारी ट्रेड ग्लोबल की 60% ऑफ द ट्रेड वो नॉर्मली इसी में होती है, डॉलर में होती है. तो डॉलर का डोमिनेंस को कम करने के लिए नाउ सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाइना, रशिया, इंडिया, यूके, जर्मनी, स्पेन, सब ने गोल्ड रिजर्व्स अपने बढ़ाने शुरू कर दिए. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अक्टूबर 22 के आसपास शुरुआत हो गई. अच्छा. इवन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के कुछ गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई के वॉल्ट में हैं इंडिया में, कुछ लंदन में भी हैं. अच्छा. वो वहाँ से हमने, आरबीआई ने वापस शिप के थ्रू गोल्ड अपने वॉल्ट में भी मंगाया. क्यों? क्योंकि वो फ्रीज वाला, यू नेवर नो, वो उन्होंने सब कंट्रीज ने अपनी कॉल ली कि आज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है. आज हम हाइंडसेट में देख के कह पा रहे हैं कि सब कुछ ओके हो गया, अब चल रही है उनकी लड़ाई. बट उस समय किसी को नहीं पता था ना कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाएगी. सो दैट फियर फैक्टर कि कहीं डॉलर और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए एंड वी हैव टू बी विद आवर ओन रिजर्व्स, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ा दी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड की बाइंग शुरू की सेंट्रल बैंक्स ने, आरबीआई ने, सब ने, टर्की, यूके, सब ने, जर्मनी, स्पेन, सब ने बाइंग शुरू कर दी. तो गोल्ड बाइंग जो देखी गई स्टार्टिंग में वो सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, नाउ बिकॉज डिमांड आई तो प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप. फिर ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स, गोल्ड फंड्स, उसमें भी वेल्दी इन्वेस्टर्स कीप पुटिंग इन मनी. जैसे हमारे इंडिया में गोल्ड फंड्स हैं, अपना ETFs हैं, गोल्ड ETFs. तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी आने लगी बाइंग, यहाँ से सेंट्रल बैंक्स भी बाई कर रहे हैं. तो गोल्ड प्राइसेस स्टार्टिंग टू सर्च. तो जितना बढ़ते जाएगा उस डॉलर का फिर घटते जाएगा. इट्स नॉट दैट कि खाली, बट अभी भी ट्रेड तो उसी में हो रहा है. दिस इज अ काइंड ऑफ ए प्रिकॉशनरी स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक स्टार्टेड टेकिंग. तो अपनी रिजर्व्स बढ़ा ली. आई थिंक इंडिया का, आरबीआई का रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स जो मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बता रहा था, उसमें आई थिंक 10% ही था. बट टुडे वी आर सिटिंग एट 17%. सो वी हैव इंक्रीज 7%. हमने बाइंग की है ओवर द 3 years. तो गोल्ड रिजर्व्स कंट्रीज ने अपने पास रख लिया बना के. तो गोल्ड रिजर्व जब हमने बना के अपने पास रख लिया है जस्ट टू मेक डॉलर, नॉट टू मेक डॉलर, तो फिर नहीं आप बोल रहे हो कि पूरे कंट्री, वो एक थ्रेट था कि कहीं, देखिए
as a reserve currency, that's dollar is considered to be the currency, reserve currency, the highest most dominant currency for world transactions. हाँ, ओके ओके। तो उसमें कहीं ना कहीं एक पुराने टाइम में ये होता था, गोल्ड का भी एक अपना रोल था, तो व्हाई नॉट आल्सो कीप गोल्ड एज and अ make as a secure इन्वेस्टमेंट। secure my currency, that's my currency. अच्छा, वो मेरे लिए करेंसी है गोल्ड। हम्म, तो कभी फॉर एग्जांपल लाइक टर्की में अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही, जनवरी या फरवरी, आई थिंक मार्च में ही, मार्च में दे सोल्ड 60 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर रिजर्व्स। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंसेस खराब हो गई, इकोनॉमी हिट की, अच्छा, तो अब उनको कैश पैसे चाहिए थे, वो पैसे थे नहीं। So that is, see, I'm again taking you back to Russia-Ukraine scenario, where it was total uncertain when the war will end and how it will pan out. वहाँ तो हम उस समय यूरोप और कंट्रीज की बातें कर रहे थे, फिर चाइना आ जाएगा, ताइवान आ जाएगा. So we were talking about that kind of scenario. उस सिनेरियो में एंड वॉर लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कहीं इकोनॉमी हिट होती है, देन यू हैव टू हैव दैट गोल्ड. आज हम गोल्ड एक पावर है हमारे पास, गोल्ड ही एक पावर है सेंट्रल बैंक्स के पास, हाउस होल्ड्स के पास. एंड ऑफ द डे द लास्ट रिसॉर्ट फॉर ए हाउस होल्ड ऑल्सो इज द गोल्ड. हमारे मन में जितने भी सवाल अभी तक आए हमने वो पूछा और सुनील धवन जी ने बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दिया. अगर आपके मन में फाइनेंशियली स्पेशली जो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा. और ऐसे ही और भी कॉन्वर्सेशनल सीरीज़ को देखने के लिए, हमारा इंटरव्यू सीरीज़ को देखने के लिए एक्सप्रेस कैफे को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा.